कुछ दिनों की छुट्टियों में मैं, सुभाष, अपने मामा जी के यहाँ गया था, जो अमेरिका के एक शांत और हरियाली से भरे छोटे से कस्बे एशविल, नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। मामा जी की एक बेटी है, सरिता, जिसकी उम्र करीब 21 साल है। सरिता को देखकर कोई भी पहली नज़र में ठहर जाए। उसका गेहुआ लेकिन दमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और होठों पर बसी हल्की सी मुस्कान में ऐसा सरल आकर्षण था जो दिल के किसी कोने में सीधा उतर जाए। एशविल की शामें। एशविल का मौसम उस समय कुछ खास था। न धूप पूरी तरह तेज, न ही ठंड बहुत सख्त, एक ऐसी नरमी जो दिल को भी सुकून दे। मामा जी का घर कस्बे के बाहर पहाड़ियों की गोद में था, जहां हर शाम पेड़ों के साए लंबे होकर घर की छत पर उतर आते थे। सरिता अक्सर मुझे पास की झील के किनारे ले जाती। वहां बैठकर वो किताबें पढ़ती और मैं बस उसे देखता रहता, कभी खुलकर, कभी चोरी चुपके। उसकी आवाज़ में एक अलग सी मिठास थी। हिंदी और अंग्रेजी के बीच झूलती उसकी बातचीत में एक अपनापन था, जो इस अनजान देश में भी मुझे अपने घर जैसा महसूस कराता। एक शाम, जब झील के किनारे धूप धीरे धीरे नारंगी होने लगी थी, सरिता ने मुझसे पूछा, तुम्हें भारत की सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद आती है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब शायद तुम। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, शायद ये एशविल की हवा है, जो लोगों को कुछ ज्यादा ही खुला बना देती है। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कनों ने जैसे कोई छिपा गीत गाना शुरू कर दिया था। अनकही बातें। अगले कुछ दिनों में हमारा रिश्ता जैसे बदलने लगा था। पहले जो बातें सिर्फ मौसम, किताबों या परिवार तक सीमित थीं, अब उनमें भावनाओं की गर्माहट घुलने लगी थी। वो मेरी पसंद का खाना बनाना सीखने लगी, और मैं उसके लिए गिटार पर पुराने गाने बजाने लगा, कुछ रफ, कुछ बेसुरे, लेकिन दिल से। एक दिन स्नोफॉल हो रही थी। हम दोनों घर के बाहर बर्फ में पैरों के निशान बना रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और कहा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर हम भारत में कहीं होते तो क्या सब कुछ ऐसा ही होता? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, अगर साथ तुम होती तो कहीं भी सब कुछ ठीक लगता। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मेरी हथेली पकड़ ली। उस एक स्पर्श में जितना सुकून था, उतना शायद 100 शब्दों में भी नहीं होता। वापसी की उलझन। मेरी छुट्टियां अब खत्म होने को थीं। वापसी की तारीख करीब थी और दिल भारी। मामा जी को भी शायद कुछ आभास हो गया था। उन्होंने मुस्कुराकर एक शाम कहा, सुभाष, लौट तो रहे हो, लेकिन कुछ छोड़कर जा रहे हो या कुछ साथ ले जा रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला, बस सरिता की ओर देखा, जो रसोई में खड़ी थी, पर उसकी निगाहें बार बार मेरी ओर उठ रही थीं। अगले दिन जब एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, सरिता मुझे गले लगाकर कुछ देर चुप रही। फिर धीरे से बोली, लौटना कभी तो होगा ना? मैंने बस यही कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूँ। लौटना जरूरी है। अधूरी लेकिन खूबसूरत। मैं भारत लौट आया, लेकिन हर सुबह जब सूरज की किरणें मेरे कमरे में आती, लगता जैसे एशविल की वही झील, वही बर्फ और वही मुस्कान मुझे पुकार रही हो। हम बात करते रहे, समय के अलग अलग टाइम जोन के बीच प्यार को जिंदा रखा। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल होती हैं, और शायद हमारी भी। भाग 2, इंतजार की वो धूप। भारत लौटने के बाद जिंदगी फिर से उसी पुराने धर्रे पर चलने लगी, लेकिन अब हर सुबह एक खालीपन के साथ शुरू होती और हर रात सरिता की हंसी की गूंज के साथ खत्म होती। सुभाष अब पहले जैसा नहीं रहा था, कम बोलने वाला, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ जीने वाला। वो और सरिता रोज बात करते, कभी व्हाट्सएप पर, कभी वीडियो कॉल पर। लेकिन समय का अंतर और दूरी की सच्चाई हर बातचीत के बाद दिल को थोड़ी देर के लिए और भारी कर देती। एक दिन सरिता ने कहा, सुभाष, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं इंडिया आऊं तो सब कैसे होगा? सुभाष चौंका, क्या मतलब? क्या सच में आओगी? सरिता की आंखों में उम्मीद थी। मैंने मास्टर्स खत्म कर लिया है। अब अगर इंडिया में कुछ अच्छा मिल जाए तो क्यों नहीं? फिर से साथ। 3 महीने बाद एक साधारण सी दोपहर में, जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी, सुभाष को एक कॉल आया। सरिता का चेहरा स्क्रीन पर चमक रहा था। सरप्राइज, मैं इंडिया आ गई हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पर हूँ। सुभाष जैसे कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर सिर्फ एक ही बात निकली, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। उनका मिलना किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। भीड़भाड़ वाले टर्मिनल में 2 सालों की दूरी जैसे एक पल में मिट गई। सुभाष ने जब सरिता को देखा, थोड़ी थकी हुई, लेकिन वही मुस्कुराती आंखें, वही अपनापन, तो उसके दिल ने बस एक बात कही, अब कोई जुदाई नहीं होगी। नया जीवन, नई शुरुआत। सरिता को दिल्ली में एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। वहीं सुभाष भी एक एड एजेंसी में काम करता था।
दोनों ने कुछ महीनों बाद परिवार से बात की, चौंक भी उठे, पर समझदारी और प्यार के आगे किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शादी बड़ी नहीं थी, बस कुछ करीबी लोग, थोड़ी सी बारिश और बहुत सा प्यार। अब दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। कभी कभी जब घर की खिड़की से हवा आती है तो सरिता कहती है, ये ईश्वर की हवा जैसी लगती है। सुभाष मुस्कुराता है, हाँ, लेकिन अब इसमें तुम्हारी खुशबू भी है। भाग 3, साथ चलने की शुरुआत। शादी के बाद जिंदगी एक नई लय में ढल गई थी। अब वो सुबह की चाय 2 कपों में बनती थी, किराने की लिस्ट दोनों की आपसी समझ से बनती थी, और शामें अक्सर छत पर बैठे हुए बीती कहानियों में खो जाती। सरिता कॉलेज में पढ़ाती थी, छात्रों की आदतें, उनके सवाल और छोटे मोटे किस्से वह सुभाष को बड़े उत्साह से सुनाती थी। सुभाष का दफ्तर थोड़ा दूर था, लेकिन वो हर शाम 7 बजे तक घर पर होता। घर की घंटी बजते ही सरिता दरवाज़ा खोलती और दोनों एक दूसरे को वैसे देखते जैसे हर बार पहली बार मिल रहे हों। पहला बड़ा मोड़, एक नई जिम्मेदारी। शादी के 1 साल बाद एक दिन सरिता ने हल्के डर और खुशी के साथ सुभाष से कहा, मुझे डॉक्टर ने बताया मैं माँ बनने वाली हूँ। सुभाष कुछ देर चुप रहा, जैसे अचानक सब कुछ थम गया हो। फिर उसकी आंखों से मुस्कान और आंखों में नमी साथ साथ उभर आई। हम माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ, सरिता ने सिर हिलाया, हम 3 होने वाले हैं। उनका छोटा सा फ्लैट अब और छोटा लगने लगा, लेकिन दिलों की जगह और बड़ी हो गई थी। माँ बनने की यात्रा। गर्भावस्था का हर महीना एक नई परीक्षा था, सरिता के लिए भी और सुभाष के लिए भी। मॉर्निंग सिकनेस से लेकर रात के क्रेविंग तक सुभाष ने सब में उसका साथ दिया। वो हर सोनोग्राफी में उसके साथ जाता। बच्चे की पहली धड़कन सुनने के बाद जब सरिता की आंखें भर आईं, तो सुभाष ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमारा बच्चा, आधा तुम आधा मैं, उसने कहा। एक नई सुबह, 9 महीने बाद, एक बारिश भरी सुबह अस्पताल से एक नन्ही सी जान उनके साथ घर आई, आरव। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी मासूम नींद और उसकी बिना वजह मुस्कान ने सुभाष और सरिता की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब रातें जागकर बीतती थी, लेकिन थकान से ज्यादा उनमें एक अजीब सी खुशी थी। सरिता कहती, तुम अब सिर्फ मेरे नहीं रहे, आरव के पापा भी हो। सुभाष हंसता और कहता, लेकिन दिल अब भी तुम्हारे पास ही है। फिर एक प्रस्ताव। एक दिन जब आरव लगभग 1.5 साल का हो गया था, सरिता ने सुभाष से कहा, मुझे अमेरिका से फिर एक रिसर्च ऑफर आया है, येल यूनिवर्सिटी से। सुभाष चुप हो गया। वो जानता था कि यह मौका सरिता के लिए कितना बड़ा था। और तुम्हें? सरिता ने पूछा। मुझे जहां तुम हो वहीं होना है। अमेरिका वापसी, अब पूरा परिवार। कई महीनों बाद वीजा, डॉक्यूमेंट्स और पैकिंग की दौड़ भाग के बाद वे तीनों वापस अमेरिका चले गए। इस बार सरिता अकेली नहीं थी। अब उसके साथ उसका जीवनसाथी और उसका बेटा भी थे। एशविल फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार कहानी पूरी थी। भाग 4, वक्त की रेत पर। अब एशविल में सुभाष और सरिता को आए करीब 20 साल हो गए हैं। आरव अब 21 साल का हो चुका है, शांत, समझदार और उतना ही भावुक जितना उसका पिता कभी हुआ करता था। वो बर्कले में पढ़ता है, मशीन लर्निंग में। सुभाष कभी समझ नहीं पाता कि वो क्या करता है, लेकिन जब भी वो कॉल पर कहता है, डैड, आप और मॉम मेरे रोल मॉडल हो, तो सुभाष का दिल भर आता है। छत की वो शाम। एक शाम जब मौसम कुछ पुराना सा लग रहा था, हल्की ठंडी हवा, कहीं दूर से आती सी आवाजें और आसमान में बिखरे नीले नारंगी रंग। सुभाष और सरिता अपनी उसी पुरानी झील के पास बैठे थे, जहां कभी पहली बार कुछ अनकहा हुआ था। अब दोनों के बालों में सफेदी थी, लेकिन आंखों में वही चमक। सरिता ने कहा, सोचा था जिंदगी कुछ और होगी। सुभाष मुस्कुरा कर बोला, और जो हो गई वो उससे भी खूबसूरत निकली, है ना? सरिता चुप रही, फिर बोली, कभी सोचती हूँ अगर तुम उस दिन एयरपोर्ट नहीं आते तो। सुभाष ने उसकी हथेली थाम ली, तो ये झील आज भी अकेली होती, और मैं भी। एक छोटा खत, आरव के लिए। कुछ महीनों बाद आरव की ग्रेजुएशन थी, और सुभाष ने उसके लिए एक खत लिखा, कुछ पन्ने जो उन्होंने मिलकर उस अलमारी में रखे जहां कभी उनका शादी का एल्बम रखा था। प्रिय आरव, जिंदगी कोई परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं होती। ये बस कुछ बिखरे पलों का मेल होती है, कुछ झील किनारे बिताए लम्हे, कुछ जुदाई के आंसू, कुछ छोटे फ्लैट में हंसी के ठहाके, और कुछ वो दिन जब तुम हमारी दुनिया में आए। हमने तुझे कभी अमीर बनाने की कोशिश नहीं की, बस सच्चा बनाने की कोशिश की। अगर कभी प्यार मिले तो डरना मत, और अगर कभी दूरी आए तो भरोसे से काम लेना। और हाँ, जब भी जिंदगी में कोई झील के किनारे खामोश खड़ा हो तो पूछना मत कि वो क्या सोच रहा है। शायद वो बस अपनी सरिता को देख रहा हो।
प्यार के साथ माँ और पापा। अध्याय 5। अंतिम सुर। स्थान एशविल, झील किनारे, वही पुरानी जगह। समय एक ठंडी नीली सांझ, सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा है। सुभाष और सरिता अब 60 की उम्र पार कर चुके हैं। उम्र चेहरे पर उतर आई है, लेकिन उनके बीच जो प्रेम है वो और भी गहराया है, परिपक्व हो गया है और अब तो बिना कहे भी सब कह देता है। आज 30 साल पूरे हो गए हैं उनकी शादी को। झील के किनारे फिर एक बार सरिता ने उसी दिन सुबह सुभाष से कहा था, आज शाम को तैयार रहना, हम कहीं जा रहे हैं। सुभाष ने मुस्कुराकर पूछा, दिन? नहीं, उसने कहा, पुरानी यादों से मिलने। शाम होते ही सरिता ने एक हल्की नीली साड़ी पहनी, वही रंग जो कभी एशविल की पहली सर्दियों में उसकी शॉल का था। सुभाष ने अपना पुराना जैकेट निकाला, जिसे उसने आखिरी बार तब पहना था जब सरिता को पहली बार एयरपोर्ट से लेने गया था। झील के किनारे वो दोनों उसी लकड़ी की बेंच पर बैठे जहां कभी दो अजनबियों के बीच चुप्पी ने पहली बार बोलना शुरू किया था। चांदनी, संगीत और वो प्रस्ताव। सरिता ने अपने पास से एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर निकाला। पुराने गानों की धीमी धुनें झील के पानी पर तैरने लगी। तुम्हें याद है ये गाना? कैसे भूल सकता हूँ, यही तो चल रहा था जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था, सुभाष ने कहा। थोड़ी देर बाद सुभाष ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अब इस उम्र में? सरिता मुस्कुराई। प्यार की उम्र होती है क्या? सुभाष बोला और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम, सरिता मिश्रा, मेरी जिंदगी के अगले 30 सालों के लिए भी मेरी पत्नी बनोगी? सरिता की आंखों में आंसू थे और होंठों पर वही मुस्कान जो सुभाष ने पहली बार देखी थी। मैं तो आज भी तुम्हारी ही हूँ सुभाष, और हर जन्म में रहना चाहती हूँ। उन्होंने हाथ पकड़े और झील के किनारे धीमे धीमे नाचने लगे। न कोई संगीत जरूरी था, न कोई दर्शक, बस एक धीमी हवा थी, एक पुरानी साड़ी थी और दो दिल थे जो इतने सालों बाद भी सिर्फ एक दूसरे में धड़कते थे। एक आखिरी वाक्य। जब रात हो चली और तारे आसमान में झिलमिलाने लगे, सुभाष ने सरिता के कान में धीरे से कहा, तुम अगर कविता होती तो मैं हर दिन तुम्हें पढ़ता। सरिता ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, और तुम अगर कोई कहानी होते तो मैं कभी खत्म न होने देती। अध्याय 5। प्यार की आखिरी शाम। एशविल की झील के किनारे सूरज ढल चुका था। आसमान के गुलाबी, सुनहरे और नीले रंगों ने जैसे सारी दुनिया को एक सपना सा बना दिया हो। ठंडी ठंडी हवा सरिता के बालों को हल्की हल्की छू रही थी और सुभाष उसकी ओर देखता रहा, उसी मोहब्बत से जो बीते कई दशकों से उनके दिलों में बसी थी। सरिता ने धीमे से कहा, सुभाष, याद है वो पहली बार जब हम इसी बेंच पर बैठे थे? कितना कुछ अनकहा था, लेकिन अब सब कुछ इतना साफ है। सुभाष ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, उस वक्त अनकही बातों में भी तुम्हारा नाम छुपा था, और आज मेरी दुनिया का हर सफर तुम्हारे साथ शुरू और खत्म होता है। चांद की पहली किरणें झील की सतह पर नाच रही थीं और उनके बीच वो नजरें थीं जो अब शब्दों से भी ज्यादा कुछ कह रही थीं। सुभाष ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इस बार वह पुराने गहनों से नहीं, बल्कि एक पन्नी के हॉट शेप का लॉकेट था। सरिता, ये हमारा अब तक का सफर है, हर खुशी, हर दर्द, हर सपने के साथ। क्या तुम मेरी जिंदगी के हर अगले पल के लिए मेरा हाथ थामोगी? सरिता की आंखें चमक उठी और उसने उस लॉकेट को अपने दिल के पास रख लिया। हमेशा, सुभाष, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी है। सुभाष ने बेंच से उठते हुए उसके गाल पर हल्की सी चुंबन दी। हवा में बस एक नर्म खुमार था जो दोनों के प्यार की गहराई का साक्षी बन रहा था। चलो सरिता, अब हम चले उस नई सुबह की तरफ जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे, और हमारा वो प्यार जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाएगा। और इस तरह झील की ठंडी हवा में सूरज के ढलते हुए आखिरी लालिमा के बीच दो दिल एक बार फिर से एक हो गए, फिर भी नए, फिर भी उभरते हुए। निर्णय। कंक्लूजन। सुभाष और सरिता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार समय और परिस्थितियों से परे होता है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव, दूरियां और संघर्षों के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत रहा। अंत में झील के किनारे उस सुनहरी शाम में उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार को पुनः स्थापित किया, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य, समझदारी और विश्वास से पनपता है, और जब दो दिल एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा उन्हें अलग नहीं कर सकती। सारांश। समरी। ये कहानी सुभाष और सरिता की है, जो बचपन के दोस्त थे और बाद में एक दूसरे से प्यार करने लगे। जीवन की भागदौड़ और गलतफहमियों ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी, लेकिन उनकी यादें और दिलों की गहराई ने उन्हें फिर से एक साथ आने का मौका दिया। संघर्षों और भावनात्मक क्षणों के बीच
वे अपनी भावनाओं को समझ पाए और अंत में झील के किनारे रोमांटिक शाम में मिलकर अपने प्यार को पुनः जगाया। कहानी का अंतिम अध्याय उनके प्रेम की गहराई और नए आरंभ का उत्सव है, जो दर्शाता है कि सच्चा प्यार हर परिस्थिति में कायम रह सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी और भी खूबसूरत कहानियाँ लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद।